गाइस एक बात ऑनेस्टली मुझे बताओ, क्या आप लोग सच में एनसीईआरटी पढ़ते हो या बस पेजेस ही टर्न करते रहते हो? मुझे ना बहुत बार बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं कि मैम मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी फिर भी मुझसे मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं हो पा रहा। एक बार अच्छे से ना बच्चों अपने लास्ट 7 डेज याद करो। गाइस आपने एनसीईआरटी पढ़ी भी होगी, अंडरलाइन भी किया होगा, हाईलाइट भी किया होगा प्यारा प्यारा, लेकिन फिर भी ना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा होगा। आपने रिवाइज भी कर लिया होगा 2-3 बार, आई एम बेट श्योर। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं पे छुपी है। क्या प्रॉब्लम है वो? भाई आप एनसीईआरटी डिकोड ही नहीं कर पा रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स। मैं हूं आपकी प्यारी रायना मैम। तो जब मैं हूं आपके साथ तो टेंशन की क्या बात। देखो नीट का पेपर ना एनसीईआरटी का कोई रीडिंग टेस्ट नहीं है, ये नीट का इंटरप्रिटेशन टेस्ट है। और इसी वजह से 99% बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता तो है बट केवल 1 से 2% बच्चा ही उसे मार्क्स में कन्वर्ट कर पाता है। बाकी तो बस अंडरलाइन और हाईलाइट करते हुए रह जाते हैं। जबकि टॉपर्स एनसीईआरटी को कोई नॉर्मल रीडिंग बुक की तरह नहीं बल्कि एक क्वेश्चन बैंक की तरह यूज करते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगी वो 5 टेक्निक्स जिससे आप अपनी एनसीईआरटी को खुद एक क्वेश्चन बैंक मशीन की तरह यूज कर सकते हो और एनसीईआरटी को प्रो लेवल पर पढ़ सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने लास्ट एनसीईआरटी कब पढ़ी थी। तो पहली टेक्निक है एक्टिव रीडिंग विद फोकस। गाइस आप यूजुअली ना एनसीईआरटी की पैसिव रीडिंग करते हो, मतलब रीड नेक्स्ट रीड नेक्स्ट रीड नेक्स्ट, और आपको ये लगता है कि भाई काम हो गया, पर एक्चुअली में आप फोकस नहीं करते हो और इसी वजह से ना एग्जाम में जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे स्लिप हो जाते हैं। अब जैसे नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंजाइम दैट कैटालाइजेस द रिमूवल ऑफ द ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म other than hydrolysis leaving double bonds are known as। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। नंबर 1 इज ट्रांसफरेज, नंबर 2 इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, नंबर 3 डिहाइड्रोजिनेसिस और नंबर 4 लाइज। ठीक है, अब इसका जो एक्चुअल करेक्ट आंसर है वो है डी यानी कि लाइज। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज फॉर्मेट करना कि जो हमारा क्लास 11th का जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है, उसमें जो एंजाइम वाला सेक्शन है उसके एंड में ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसी पार्ट में एक लाइन लिखी है, लाइज एंजाइम दैट कैटालाइजेस द रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। अब जिसने भी ये लाइन ध्यान से पढ़ी होगी ना गाइस, उसके लिए भाई ये क्वेश्चन 5 सेकंड का था। अब मैं वही आपसे बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी डिकोड, और जिसने इसको स्किप करा ये बस या एक झलक देख लिया होगा कि अरे यार देख के चला जाता हूं, उसके सीधा भाई 4 मार्क्स गए। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको अप्रोच चेंज नहीं करनी है। आप जैसे पढ़ते वक्त थोड़ा स्लो हो जाते हो ना, बस थोड़ा सा और स्लो हो जाओ, स्पेशली जब पहली या दूसरी बार आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। नॉर्मली हम बोलते हैं साल में कम से कम 5 बार रिवाइज करो, तो हर लाइन को समझने की हैबिट डालो, क्योंकि एनसीईआरटी ना रैंडम लाइन नहीं लिखती है, हर लाइन का एग्जाम से कनेक्शन होता है। तो साथ ही उसकी स्मार्ट हाइलाइटिंग भी करो, है ना, और जो पॉइंट्स जो लाइंस आपको इंपॉर्टेंट लगती है ना उनको मार्क करो, ताकि जब बाद में आप रिवीजन करने बैठो या पूरी बुक का दोबारा ग्लिम्स देखो आप ना, तो वो आपको वापस से उस पर फोकस ज्यादा हो जो आपने हाईलाइट किया। तो बच्चों दूसरी टेक्निक है लाइन टू क्वेश्चन कन्वर्जन सिस्टम। मतलब अब मैं आपको वो सिस्टम बताती हूँ जो एक्चुअली टॉपर्स यूज करते हैं। अरे वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, वो हर लाइन को तोड़ते हैं और उससे क्वेश्चन बनाते हैं। यूज इट एज अ क्वेश्चन बैंक। मतलब जैसे ही कोई लाइन दिखी तुरंत दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि यार इस लाइन से कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, और यही हैबिट ना बेटा पूरा गेम चेंज कर देती है। मान लो आपने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में एक लाइन पढ़ा कि आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। ओके, RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and name of these cells। ठीक है, अब ये लाइन हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब क्या है, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, वही रीड, ज्यादा अच्छा लगा जगह से हाईलाइट कर लिया, नेक्स्ट। लेकिन टॉपर ना बेटा, टॉपर्स यही रुकते हैं, पॉज करते हैं और सोचते हैं, अरे यार why RBCs don't have nucleus? क्या ये सब ऑर्गेनिज्म में सेम होता है? इसका एडवांटेज क्या है? और आजकल नीट भी आपसे यही थिंकिंग बच्चों डिमांड करता है। नीट 2017 का ये क्वेश्चन देखो, एडल्ट ह्यूमन RBCs आर इन्यूक्लिएट
Okay, now which of the following statement is or are the most appropriate explanation of this feature? अब ऑप्शंस आपके सामने है. पहला ऑप्शन ओनली 1, ऑप्शन बी 1, 3 and 4, ऑप्शन सी 2 and 3 और ऑप्शन डी ओनली 4. अब स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास कि दे डू नॉट need to reproduce. Number 2 is their somatic cells. Number 3, they don't metabolize. Number 4, all their internal space is available for oxygen transport. तो अब क्या बना इसका आंसर? पता ही चल गया होगा आपको. Only 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी. अब एनसीईआरटी में लाइन सबने पढ़ी होगी, सबको पता होता है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है, अब जिसने क्यों पूछा उसने कॉन्सेप्ट पकड़ा. ठीक है, आगे समझ में. तो और जिसने कॉन्सेप्ट पकड़ा भाई उसी के मार्क्स हो जाएंगे. और यही डिफरेंस होता है कि एक सिंपल रीडर और एक रियल थिंकिंग. अब चलते हैं टेक्निक नंबर 3 पे. लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलती है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली सब इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको पता चले, आप मिस ना कर दो. बच्चों, टेक्निक 3, पीवाईक्यू पैटर्न रिकॉग्निशन. अरे बहुत बच्चे ना पीवाईक्यू को सिर्फ प्रैक्टिस की तरह यूज करते हैं. सॉल्व किया, आंसर चेक किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा और लगता है हाँ भाई काम हो गया. लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है. क्यों? क्योंकि भाई पीवाईक्यू का असली काम क्या है? क्यों करते हैं बेटा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करते हैं? भाई पैटर्न समझना होता है. पैटर्न, वही पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया ना तो पेपर चाहे कितना भी ट्विस्ट हो आप हैंडल कर लोगे. ठीक है, चलो केमिस्ट्री का एक एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, आजकल क्या है ना, नीट में बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो गए. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक. ओके, अब ऑप्शंस क्या है इसके अंदर? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. एनसीईआरटी आपको रेडीमेड लिस्ट या बेटा कोई डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं देती है, इसलिए उसको कहते हैं उसको डिकोड करना पड़ता है. ठीक है, इंफॉर्मेशन छोटे छोटे पीसेस में इधर उधर होती है, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग डायग्राम्स में, अलग अलग माइंड मैप्स में स्कैटर्ड होती है वो. ठीक है, और ट्विस्ट यही है कि एग्जामिनर भी वही स्कैटर्ड लाइन उठा के सारे क्वेश्चन एक जगह जमा के बना देता है क्वेश्चन. ठीक है, अब क्या है स्मार्ट अप्रोच क्या हुई फिर कि भाई जब भी एनसीईआरटी में कहीं भी ऑक्साइड का मेंशन आए, रीड करके आगे मत. ठीक है, तुरंत अपनी कॉपी में कॉपी बना लो. मैंने आपसे पहले भी बोला था, उसमें कॉलम्स बना लो. ठीक है, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक. अब मान लीजिए और भी हर चैप्टर में जैसे जो भी ऑक्साइड मिल रहा है तो उसको टाइप के अकॉर्डिंग उस कॉपी के अंदर ना बेटा नोट करते चलो, उसी क्लासिफिकेशन में उसको मेंशन कर दो. धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा ऑक्साइड किस कैटेगरी में आता है और बिना रेक्टिफिकेशन किए ब्रेन ऑटोमेटिकली बेटा ना पैटर्न पकड़ने लगेगा. अब देखो, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने से मार्क्स नहीं आते, पीवाईक्यू का पैटर्न समझने से आते हैं. ठीक है, और जब आप मतलब अब इस तरह का क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो चाहे क्वेश्चन कितना भी नया हो, ट्विस्टेड हो या ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो, आपका दिमाग ऑलरेडी ट्रेंड होगा. आप कॉन्फिडेंटली आंसर निकाल लोगे क्योंकि आपने उसका पैटर्न समझ लिया था, आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए थे, आपने उसके नोट्स बना लिए थे. टेक्निक नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम्स थॉरोली. गाइस, आप मोस्टली क्या करते हो? डायग्राम्स देखा और सीधा आगे बढ़ गए. एक्चुअली में क्या है ना, आप कॉन्सेप्ट कनेक्ट ही नहीं करते. ठीक है, अब यही मिस्टेक आप बार बार करते हो, जबकि सच ये है कि भाई नीट का किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, अभी जैसे नीट 2013 का ये वाला क्वेश्चन देखो, आप क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि which one of the following organelles in the figure correctly matches with its function. ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट है गोल्जी apparatus, formation of the glycolipids. नंबर 2, rough endoplasmic reticulum, protein synthesis. Number 3, rough endoplasmic reticulum, formation of glycoproteins. And number 4, Golgi apparatus, protein synthesis. बताओ उसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी के प्रोटीन सिंथेसिस. इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों यहाँ पे समझने की कि एनसीईआरटी में ना सिर्फ डायग्राम्स या खाली टेक्स्ट नहीं होता. डायग्राम और टेक्स्ट दोनों आपको वहां पे मिल ही जाएंगे, तो दोनों मिलके एक्चुअली में कॉन्सेप्ट बनाते हैं. तो आपको भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले डायग्राम देखो और उसमें बस देखना नहीं है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है आपके माइंड को. पहले टेक्स्ट पढ़ो, फिर उसका फंक्शन समझो. जैसे राइबोसोम्स होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस करता है. ठीक है, अब भाई फिर बुक बंद करो और विजुअलाइज करो कि भाई मैंने जो अभी देखा था डायग्राम में, है ना, वो क्या देखा था, उसका फंक्शन क्या था. क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन. अब यही एक्टिव रिकॉल है
जो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब आप इसमें ना एक स्टेप बच्चों और ऐड करो। क्या? खुद से एक नया क्वेश्चन बनाओ, जैसे रेयर कहाँ मिलता है। अब देखो, एक ही डायग्राम से आपने 3 चीजें कवर कर ली। कौन कौन सी? भाई डायग्राम, उसका टेक्स्ट और उसका फंक्शन। अब इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग। अगर अब थोड़ा टाइम और मिलता है तो डायग्राम को खुद से हल्का सा रफली ड्रॉ करके देख लो, क्योंकि जब आप बच्चों खुद से डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, तो क्या है ना कि वो इमेज सीधे आपके ब्रेन में जाके प्रिंट हो जाती है। बच्चों 5वीं टेक्निक है समराइज इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ने के बाद खुद से ना अपने ब्रेन में, अपने वर्ड्स में एक बार समराइज करने की हैबिट बना लो, और उसके बाद एक नोटबुक ना अपने तरीके से मेंटेन कर लो। और इसी को हम लोग कहते हैं नोट्स। वो बुक से उतार के आप जो लिखते हो दैट आर नॉट नोट्स। बच्चों धीरे धीरे ना आपकी माइक्रो नोट्स बनाने की आदत बन जाएगी, ठीक है। अब बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ये इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस होते हैं या ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं ना, उन्हें अलग से मार्जिन में लिख लो, ताकि जैसे ही आप बुक खोलो या अपनी नोट्स बुक कॉपी खोलो, तुरंत आपको याद आ जाए। बच्चों साथ ही ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, उनको बुलेट पॉइंटर्स में आप कन्वर्ट करना सीखिए। स्पेशली जहां स्टेप्स से सीक्वेंसेस को आपको बहुत एक्टिवली रिकॉल करना होता है, तो उसको आप नोट कर लो। तो इससे रिवीजन में आपका एक तो टाइम बचेगा और एफिशिएंटली होगा। और एक चीज का आप ध्यान रखना, नोट्स को ना ओवरलोड बिल्कुल मत करो, सिर्फ वही लिखो जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है। मैंने ऊपर भी आपसे बोला था, नोट्स आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अननेसेसरी डिटेल्स को बिल्कुल अवॉइड करना है आपने। तो गाइस, आज के बाद आप जब भी एनसीईआरटी खोलना, बस एक काम करना कि हर लाइन के बाद रुकना और अपने आप से पूछना, क्या भाई इससे क्वेश्चन बन सकता है? अगर आपने ये हैबिट बना ली ना, आई एम श्योर बच्चों, धीरे धीरे ना आप खुद को नोटिस करोगे कि ना सिर्फ आप बुक पढ़ रहे हो, बल्कि साथ साथ आपको धीरे धीरे एमसीक्यूज भी गेस होते जा रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो। याद रखना, एनसीईआरटी सिंपल नहीं है, एनसीईआरटी स्मार्ट है, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्मार्टलेस को ना समझ लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।